जिनमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, एक्सेलरेशन जीरो होता था, दैट टाइप ऑफ मोशन वी जनरली कॉल यूनिफॉर्मली मोशन. ठीक है. एंड इन विच वेलोसिटी वेरीज, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन. एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन मोशन को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था. जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है टाइम के साथ तो हम उसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं. मैंने आपको ये भी बताया था. और अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है. सो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन जो है वो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको आप देख के ये कह सकते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में है इन 3 डायमेंशन, बट इट इज नॉट वेरिंग विद टाइम. इट इज नॉट ए वेरिएबल एक्सेलरेशन, इट इज कांस्टेंट विद टाइम. है ना. अलग अलग डिफरेंट टाइम पर एक ही अलग अलग वैल्यू नहीं. सो वी कैन say that this is uniformly accelerated motion and we can apply these equations. विदाउट वेक्टर के हम लोगों ने ये इक्वेशंस पढ़ रखी हैं. s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड इन वेक्टर फॉर्म हम लोग इक्वेशंस कैसे अप्लाई करेंगे इनको. तो सिंपल है. v वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी. This is first equation of motion in vector form. Second है s vector is equal to u vector t plus half a vector into t square. यहाँ पर देखिए टाइम स्केलर है. कुछ लोग जल्दी में टाइम में भी वेक्टर लगा देते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर. S vector is basically displacement vector. This is again initial velocity vector. This is acceleration vector. थर्ड इक्वेशन जो है v स्क्वायर u स्क्वायर और 2as, इसको हम ऐसे लिखते हैं. v स्क्वायर को हम जानते हैं किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट अगर करेंगे v डॉट v तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है. ये u डॉट u लिखेंगे इसको. एंड दिस इज 2 टाइम्स a डॉट s. तो ये हमारी 3 इक्वेशन का है बेटा. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सर तो इस पे यस बेटा सर, जैसे कि अगर माइनस में डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन बेटा पार्थ, इसमें माइनस और प्लस नहीं यूज होगा. बिकॉज 2D और 3D में क्या होता है, हम प्रॉपर वेक्टर यूज करेंगे. आई कैप, जे कैप, के कैप पे. जब वन डायमेंशन में मोशन करता है तो वहां आई जे के यूज नहीं करते. तो प्लस एंड माइनस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द डायरेक्शन. बट इन केस ऑफ 2D एंड 3D वी यूजेस आई कैप, जे कैप, के कैप. तो वो अंडरस्टूड है कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप है, और इट इज 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप है ना. तो वो वेक्टोरियली हमें वैल्यूज पुट करनी है. सो उसके लिए आपको अलग से स्पेसिफिक साइन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं. यू जस्ट have to put the value of a vector proper in terms of ijk, u vector in terms of ijk. होता क्या है बेटा, जब हम उसे 1D मोशन में अप्लाई करते हैं तब बिकॉज हम ijk यूज नहीं करते हैं तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस का विशेष ख्याल रखा जाता है. पर यहाँ पर आपको प्लस और माइनस का कोई ख्याल नहीं रखना है. आपको a वेक्टर पुट करना है, u वेक्टर पुट करना है, v वेक्टर निकालना है. ठीक है पार्थ. अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आई थिंक यू ऑल विल अंडरस्टैंड वेरी वेल. चलिए, जैसे मैं अगर आपसे कह दूं सिंपल कि ए पार्टिकल, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी u vector is equal to 10 I cap plus 20 j cap minus 5 k cap meter per second from 1, 2, 8. A particle starts its motion with the initial velocity this from this position with a constant acceleration a
A vector is equal to 2I cap minus J cap plus K cap meter per second square. Find out, क्या क्या बताना है? Final velocity at t equal to 2 seconds. Displacement at t equal to 2 seconds. Final position at t equal to 2 seconds. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को नोट करिए, देन वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम. अच्छी है आपकी, नहीं वाकई लग रहा है कि अपर लेवल पे टीचर है. नोटेड बच्चों? यस सर. सबसे पहले फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सरल सवाल है. फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू q वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी देख सकते हैं आपको दी गई है, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, तो एज इट इज पुट कर देंगे. टाइम दिया है 2 सेकेंड के बाद बताना है. एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. देखिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है भले ही वो 3D में बट है तो कांस्टेंट ना, सो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो u वेक्टर लिख बताइए क्या दिया गया है आप लोग अपनी कॉपी से. 10 20 माइनस 5. यस सर. 10 20 माइनस 5. एक्सेलरेशन वेक्टर बताइए क्या दिया है सर. 2 1 1 2 minus 1 1 2 माइनस 1 और 1 और टाइम है 2 सेकेंड. 2 इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो यू विल गेट 14 I cap plus 18 J cap minus 3 K cap. वेरी गुड माइनस 3 K cap मीटर पर सेकेंड. यस सर. ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों. डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? s इक्वल टू t प्लस हाफ a वेक्टर प्लस. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 10I 20j माइनस 5k ut. टाइम है 2 सेकेंड प्लस हाफ. एक्सेलरेशन है 2I माइनस j प्लस k इंटू t स्क्वायर t स्क्वायर. I इंटू 2 20I और यहाँ से कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 2 4I 24I. ये 40j यहाँ से आएगा माइनस 2j यहाँ से आएगा. यस सर. 38j माइनस 10k यहाँ से आएगा एंड प्लस 2k यहाँ से आएगा माइनस 8k. ये मीटर में रहेगा ना डिस्प्लेसमेंट. यस सर. अगर कोई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछे तो आप सिंपल इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए. 24 का होल स्क्वायर, 38 का होल स्क्वायर और माइनस 8 का होल स्क्वायर, है ना. तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट. तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन लगाना है, आपको कुछ नहीं करना है. आप देखिए फाइनल पोजीशन पूछा है t इक्वल टू 2 पे, तो ये जो आया है ये डिस्प्लेसमेंट है. अब मैंने क्या आप लोग को पढ़ाया था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है. अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, पार्टिकल अगर ए से बी जा रहा है तो इस दो पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना. इसे कैसे निकालते थे बच्चों? याद करो. ए बी वेक्टर या एस वेक्टर कैसे निकालते थे? बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. और इसको और सिंप्लीफाइड वे में
x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap प्लस z2 minus z1 k cap लिखा करते थे। अरे याद है कि भूल गए आप लोग? याद है सर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया है ना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या करेंगे, 24 I cap, 38 j cap माइनस 8 k cap, इसे फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ऐसे लिख देंगे। इनिशियल पॉइंट वाला पोजीशन वेक्टर जाके ऐड हो जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर और फाइनल पॉइंट आ जाएंगे। जो इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर होंगे, देखिए अगर कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं, जैसे यहाँ पर 1 2 8 दिया है, तो x I cap, y j cap, z k cap, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये पोजीशन वेक्टर होते हैं। तो r फाइनल होगा 1 to 8 सारे प्लस में, तो r फाइनल हो जाएगा 24 I cap प्लस 38 j cap माइनस 8 k cap प्लस r इनिशियल, और r इनिशियल हो जाएगा 1 2 और 8। ये मैंने पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया बेटा। तो ये अगर हम ऐड कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे, आई विल गेट द फाइनल, इट इज 25 I cap, 40 j cap and 0 k cap। सो ये पोजीशन वेक्टर्स हैं बेटा, इसका मतलब है कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 25, 40, 0। दिस इज द फाइनल पोजीशन एट t equal to 2 seconds। सर जीरो करना मेंशन होता है, क्या बेटा जरूरी होता है जीरो करना? मोशन इज इन 3 डायमेंशन पार्थ, अगर मोशन 3 डायमेंशन में हो रहा है, then it is necessary to mention the z coordinate also, otherwise somebody can predict some other coordinate of z, है ना, कोई सोच सकता है 2 है 3 है, तो z is 0, तो फिर आपको z 0 लिखना पड़ेगा, बिकॉज मोशन x y z तीनों एक्सिस में हो रहा है। पार्थ, आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यस। चल, तो ये बहुत ही सरल सवाल है, मेरे हिसाब से 9th के बच्चों को भी समझ आ जाएगा। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बेहिचक पूछिए, ये मत सोचिए, सबका स्तर अलग अलग होता है। और अगर आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डाउट्स अच्छे से पूछना सीखिए। अगर आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे, बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए, तो इस तरह से आप ये वेक्टर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो बच्चों। और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सवाल मिक्स्ड प्रॉब्लम बनते हैं। और जैसे जैसे चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे या रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, तो आपको इस तरह के और भी यूजेस देखने को मिलेंगे। तो मैं इसका इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करा रहा हूँ, बस इक्वेशन को लिखते कैसे हैं वेक्टर फॉर्म में, एंड एक फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन कराया है कि ताकि आपको ये रियलाइज होगा कि कैसे करते हैं। अब मैं आपको जनरल मोशन की बात करता हूँ कि जनरल मोशन इन 3 डायमेंशन अगर बात की जाए, जनरल मोशन 3D एंड 2D। एक बात समझो बच्चों, मैं यहाँ पर चूंकि आपको जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ाने जा रहा था, कुछ बेसिक बातें बच्चों यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जो समझ लीजिएगा। जनरल 2D मोशन क्या होता है, जनरल 3D मोशन क्या होता है, क्योंकि आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन भी है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी 2D और 3D पढ़ाऊंगा आपको, अभी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, रिलेटिव पढ़ाऊंगा, उसके पहले ग्राफ पढ़ाऊंगा। 1D मोशन में ग्राफ बचा हुआ है, लेकिन इतना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड है जो हमने आपको 1D मोशन में शुरुआत में पढ़ाएंगे। इसलिए 2D और 3D के कुछ क्वेश्चंस, पूरा 2D 3D नहीं है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने देखा है बच्चों काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, इवन फ्यू टीचर्स आर आल्सो कंफ्यूज्ड। मेरा कुछ डिस्कशन हुआ है कुछ लोगों के साथ, तो बट होता है कभी कभी कुछ चीजें रह जाती हैं कंफ्यूजन में। तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि 1D मोशन क्या होता है, तो जो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन होता है ना। अगर कोई पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो आप इसे 1D मोशन कह सकते हैं। अब कुछ लोगों को कहना है सर, अगर मान लो ये ना x के अलोंग जा रहा है ना y के अलोंग जा रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है किसी लाइन के अलोंग, तो इसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो हमें इसके x और y दोनों पोजीशन एक्सप्रेस करने पड़ेंगे। तो सर क्या ये 2D मोशन होगा कि 1D मोशन होगा?
देखिए बच्चों, इसे आप भले ही 2D मोशन कह दें, बट दिस मोशन इज एक्चुअली 1D मोशन। मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं, हाँ, अंदर चले जाओ सर, बैठे हुए। हाँ, शैलेंद्र, सर से मिलवाओ। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं, कोई नहीं जानता। ये थोड़े फिक्स थोड़े ना होते कि आपके घर पे एक लाइन खींच दी कि नहीं इसी लाइन को आपको एक्स एक्सिस मानना है या इसी लाइन को वाई मानना है, बेटा, है ना। कुछ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जैसे आप एक्स और वाई मान रहे हो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही आपको मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 60 डिग्री पे मान लो। तो अगर ये लाइन है बच्चों, मान लीजिए इस लाइन पे पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो मेरी मर्जी यार, मैं कहूंगा कि दिस इज अवर एक्स एक्सिस, मैं इसको अपना एक्स एक्सिस मान लूंगा थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं इसी लाइन को अपना एक्स एक्सिस मान लूंगा, तब मैं इस पार्टिकल, जो इस लाइन पे पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उसकी पोजीशन को केवल एक कोऑर्डिनेट से एक्सप्रेस कर सकता हूं, ओनली इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है ना, एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ वन पैरामीटर, वन वेरिएबल, लाइक एक्स, या केवल एक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, केवल वाई में, केवल जेड में, या कोई दूसरा एक केवल वेरिएबल सिंगल उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं वो 1D मोशन होती है। बेसिकली मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। तो जो आप अभी पढ़ रहे थे 1 डायमेंशन मोशन था, ठीक है। भले ही वो एक्स एक्सिस के अलोंग ना हो, भले ही वो वाई एक्सिस के अलोंग ना हो। जैसे कई बार क्या होता है बच्चे, हम कुछ लोग कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कह देते हैं पार्टिकल है 2i और 3j और प्लस 5k, ये वेलोसिटी है पार्टिकल की और एक्सेलेरेशन 0 है। तो पार्टिकल का अगर एक्सेलेरेशन 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा। तो बताओ कौन सा मोशन 1D है, 2D है, 3D है? तो कई बच्चे सोचते हैं आई भी है यार, जे भी है, के, ये तो 3D मोशन हो गया यार। तो 3D मोशन आप कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप इसे 3 कोऑर्डिनेट में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर हम देखा जाए तो ये, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक पर्टिकुलर फिक्स लाइन होगी, एक लाइन के अलोंग मूव कर रहा होगा, और उसी लाइन को अगर हम अपनी एक्स एक्सिस मान लें और इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेके उस पर मूव करा दें, तो डेफिनेटली इसे हम सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत डीप बात बता रहा हूं बेटा, इसे समझना बहुत जरूरी है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेदर इट इज मूविंग अलोंग एक्स, अलोंग वाई, और along any other line in space, it can be considered as a one dimension motion, या कह सकते हो it is a one dimension motion because it is, there will be only one variable required. We can express that motion in terms of only one coordinate. जिस लाइन पे मूव कर रहा होगा उसी को अपना x एक्सिस मान लेंगे या y या z। अगर मैं कहूं व्हाट इज 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है, बहुत समझ लीजिए बहुत ध्यान से। तो 2 डायमेंशन मोशन में क्या होता है, सपोज एक ये हमारा वॉल है, वॉल, ये सपोज वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस है। एक पार्टिकल अगर कर्व में, किसी प्लेन में कर्व मोशन कर रहा है, इसे प्लेनर मोशन, मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं, मोशन इन ए प्लेन भी कहा जाता है यार, बहुत ध्यान समझना, कुछ थ्योरी भी। ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। अब ये जब ऐसे मूव कर रहा है तो आप इस पार्टिकल की पोजीशन को सिर्फ एक वेरिएबल से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 2 वेरिएबल x, y, 2 कोऑर्डिनेट आपको मेंशन करने पड़ेंगे, बिकॉज ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है। आपको कहे सर ये तो यहाँ भी चेंज हो रहा था, पर यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम अपनी एक्सिस को चेंज करके इसे एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर सकते थे स्ट्रेट लाइन में। यहाँ आप कोई एक एक्सिस हम करें, यहाँ मान लो, या इसे एक्स एक्सिस मान लो, या इसे एक्स एक्सिस मान लो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी लाइन को एक्स एक्सिस मानकर, किसी भी दूसरी लाइन को वाई एक्सिस मानकर इसे एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते बच्चों। तो जब कोई जनरली कर्व मोशन करता है और प्लेन में मूव करता है तो ये 2D मोशन है। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये वॉल है, ये वॉल, ये दीवार है, इस दीवार पे हमारा कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा ऐसे टहल रहा है, कोई मक्खी कीड़ा ऐसे टहल रहा है। तो अगर ये प्लेन में मोशन कर रहा है तो इट इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। एंड अगर हम इसकी पोजीशन को यहाँ से r वेक्टर लिखेंगे तो इसका r वेक्टर बच्चों हम इस तरह से लिख सकते हैं, x i कैप y j कैप, मतलब इसका x और y टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा। r इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो अगर बच्चों हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए होगा तो जैसा कि हम जानते हैं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन,
dr by dt होता है, it is rate of change of position है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे you will get the net velocity of particle। और अगर आप देखो r वेक्टर होता है x I cap प्लस y j cap, तो आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज dx by dt I cap प्लस dy by dt j cap, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर है बेटा विच इज dr by dt, और डेफिनेटली अगर बेटा मोशन xy प्लेन में हो रहा है तो आई कैप का मतलब ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बिकॉज आई कैप x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है y। सो dx by dt को हम कह सकते हैं वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, या वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो vx i कैप प्लस vy j कैप, इस तरह से आप इस वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर सकते हो। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे वेक्टोरियली dv by dt, तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन, तो dvx by dt i कैप प्लस dvy, ये कुछ रटना नहीं है, बस आप समझते चलो, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ax i कैप एंड ay j कैप आ जाएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा, एंड दिस इज योर वेलोसिटी वेक्टर। तो whenever motion is in two dimension, you can express the position in terms of x, y, ठीक है, and this is vx, this is vy, this is ax, this is ay, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो मोशन को। ये हमारा टू डायमेंशन मोशन है, ये भी हमारा टू डायमेंशन मोशन है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर सर्वर नहीं चल रहा था यहाँ, आर वाला जो किए हैं सर, आर से फिर से समझा दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर मोशन एक प्लेन में हो रहा है, अगर एक टू डायमेंशन मोशन हो रहा है ना, तो उस केस में हम पार्टिकल को एक्स एंड वाई, दो पोजीशन, दो कोऑर्डिनेट चाहिए एटलीस्ट मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। We cannot express this motion in terms of one variable only, right? So there is only at least two variable required to express this particular motion, that is x and y. So suppose at general time जो coordinates हैं वो x, y हैं, so we can express the position as r vector is equal to x I cap plus y j cap। और अगर मान लीजिए हम उसे वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो बस सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dr by dt कर देंगे, वी विल गेट द वेलोसिटी। तो ये जो dx by dt ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या हुआ उसका, हां अच्छा हां हां तो कैसे ही हो जाता, तो vx i cap vy j cap, ठीक है ना। तो ये जो dx by dt है ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दोगे वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो सिंपल इस तरह से प्रोसेस हम कर रहे थे। ऐसे ही अगर 3D में एक्सप्रेस करना है सर। यस बेटा। सर क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन? बिल्कुल कह सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। हम जब पढ़ाएंगे तो उसको फिर ये बात आपको बताएंगे उसको। ओके। अब जैसे मान लो कोई पार्टिकल 3D में स्पेस में 3D में मूव कर रहा है, मतलब जैसे कोई बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग, तो जब बर्ड उड़ रही है वो तो रैंडमली कहीं भी जा सकती है, इधर उधर किधर। तो बर्ड का मोशन किसी प्लेन में नहीं हो रहा, मॉस्क्यूटो का मोशन किसी प्लेन में नहीं होता है बच्चों। मॉस्क्यूटो के मोशन को, उसकी पोजीशन को बताने के लिए यू विल नीड एट लीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स, इनफैक्ट 3 कोऑर्डिनेट्स x y z। आपको 3 वेरिएबल बताने ही पड़ेंगे मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। यू कैन नॉट एक्सप्रेस द मोशन ऑफ मॉस्क्यूटो इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल्स ओनली। सो मोशन ऑफ मॉस्क्यूटो, मोशन ऑफ ए बर्ड, कोई भी चीज जो 3 डायमेंशनली स्पेस में मूव कर रही है, प्लेन में मोशन नहीं हो रहा है, वो बच्चों 3 डायमेंशन मोशन होता है। तो जब 3 डायमेंशन मोशन होता है, x, y, z, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स वैरी करते हैं टाइम के साथ, एंड वेक्टर ज्वाइनिंग पर्टिकुलर पॉइंट विद द ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो हम पोजीशन वेक्टर को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। सबको पता है, मैंने वेक्टर में पढ़ा रखा है बेटा। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, इसको dr by dt कर दोगे, बहुत सिंपल बात है। तो dr by dt कर दोगे तो जो dx by dt करके आएगा i कैप के साथ, ये vx आएगा, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। जो dy by dt के साथ आएगा, रटना कुछ नहीं है, बस समझते रहो, ये प्रोसेस है जो करना है सवालों में। और dz by dt जो आएगा, this is your vx I cap, this is your vy j cap, this is your vz k cap। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कोई, मान लीजिए हमसे मैग्नीट्यूड पूछ लेता, तो हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे जो अंडर रूट vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर होगा।
तो ये हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसको एक बार टाइम के रिलेटिव में और डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv बाई dt a वेक्टर आ जाएगा, यहाँ dvx बाई dt ax हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ay हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन az हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप प्रॉपर इसमें बस थोड़ा सा आई जे के का आपको सहारा लेना पड़ेगा जब भी हमें 2D मोशन या 3D मोशन में कोई क्वेश्चन दिया जाता है। मैं एक प्रॉब्लम देता हूं क्योंकि ये थियरी है, सच इसमें कोई नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, हमने कहा ए पार्टिकल इज मूविंग सच दैट, बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, फिर बताइएगा इस प्रॉब्लम के बाद जो भी डाउट्स हो, सच दैट इट्स पोजीशन वेरीज विद टाइम as 2t, t square plus 7, 2t cube plus 4। ये हमको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, टाइम के साथ वैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, किसी टाइम पे एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, है ना, ये पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले आप इसको ऐसे करो, पोजीशन वेक्टर लिखोगे, पोजीशन क्या होगा। तो आपको पता है अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z हो तो इसका पोजीशन वेक्टर, ये मैंने वेक्टर में ही पढ़ाया, ऐसे लिखा जाता है, x i कैप, y z कैप, z कैप, ऐसे लिख लो आप। तो r वेक्टर इक्वल टू x की वैल्यू है 2t i कैप, इस टाइम भी कोई आया है क्या, 2t i कैप प्लस t स्क्वायर प्लस 7 j कैप, 2t क्यूब प्लस 4 j कैप। ये इस तरह से आपने लिख लिया क्योंकि आपको x कोऑर्डिनेट दिया है बेटा, y दिया है, z दिया है, अलग अलग मत करिए, आपने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया 3D में। अब कुछ नहीं करना है, डेफिनेशन लगानी बस, v इज इक्वल टू क्या आएगा, dr बाई dt, v इज इक्वल टू dr बाई dt आएगा बेटा। तो dr बाई dt इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1 आएगा तो 2 i कैप, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t आएगा, 7 का 0 हो जाएगा तो 2t j कैप, 2t क्यूब, t क्यूब का 3t स्क्वायर है, 2 पहले से है तो 6t स्क्वायर, 4 का 0 हो जाएगा k कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। ये v कोई पूछे तो यही हो गया आपका वेलोसिटी। अब हम जैसे कहें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी बताओ तो t इक्वल टू 0 में ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल 2 i कैप आएगा। दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। अब अगर इसमें कोई पूछे 2 i कैप, 2 क्या है, vx है। अगर मेरे को कोई पूछ दे कि vx कितना है तो 2 है, vy कितना है, देखो vy का मतलब है y डायरेक्शन में, तो j कैप के साथ बताने की जरूरत नहीं, फिर वैल्यू केवल लिख दो, 2t है। vz है 6t स्क्वायर, यानी ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कांस्टेंट है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, z डायरेक्शन में चेंज हो रही है, अगर कोई पूछे तो। अदरवाइज आपको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। अब मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए क्या, इनिशियल वेलोसिटी 2i है। इनिशियल, हाँ इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है पाथ टाइम इक्वल टू 0 पे, टाइम इक्वल टू 0 पे, इसमें टाइम 0 पुट कर दो, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अच्छा ओके ओके सर, यस सर। ओके, तो अब वेलोसिटी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा देन आई विल गेट द एक्सेलरेशन। तो 2 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 i कैप, यहाँ पर t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सो इट इज 2 j कैप, है ना, 0 i कैप 2 j कैप, और यहाँ पर 6t स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 12t k कैप, तो i कैप वाला तो 0 ही हो जाएगा, तो 2 j कैप 12t k कैप। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट जनरल टाइम, किसी जनरल टाइम पे है। अब मान लीजिए t इक्वल टू 2 पे बताना हो तो t2 पुट कर दो, 2 j तो वही रहेगा कांस्टेंट, और इसमें पुट करोगे 2 तो 24 k कैप आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं लिखा 0? यहाँ इनिशियल थोड़े ना, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ पार्थ, कि अगर कोई इनिशियल पूछेगा तो t 0 पुट करोगे, अगर कोई t इक्वल टू 2 पूछेगा तो t 2 पुट करोगे। 0i क्यों नहीं पुट किया हम लोगों ने? अरे 0 i कैप है वहाँ, इसलिए 0 i कैप लिख दिया था ताकि एक बार तुम लोग नालायक हो ना, कमजोर हो, ताकि तुम समझ जाओगे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया।
पर किसी चीज में जीरो ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इसलिए उसको हटा दिया। ओके सर। हाँ ठीक है, तो अब बताओ इस प्रॉब्लम में इतनी सी बात है, बस आपको पोजीशन दे देगा, आपको वेलोसिटी पूछेगा तो v इक्वल टू डी आर बाई डी टी करना है, और ए वेक्टर जो होगा वो डीवी बाई डी टी करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करना है आपको। ठीक है ना? Yes, तो sir. बताओ अभी इतने डिस्कशन में अगर किसी को इस डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आया है तो मेरे को बताओ, मैं कुछ और अच्छी चीजें डिस्कस करूंगा यहाँ पे। No doubt, sir. नो डाउट। अब देखो, मान लीजिए कोई पार्टिकल हमारा एक्स वाई प्लेन में, अब की बार 2D मोशन का देते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन such that its position varies as t square comma 2t square minus 1, 2t minus 1. फाइंड आउट नंबर 1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा टाइम के साथ, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड आउट टू टी क्यूब कर देता हूँ बेटा, नहीं क्यूब अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, इसमें करूंगा मैं टी स्क्वायर प्लस 3 फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। लो ट्रैजेक्टरी अगले वाले में करेंगे, पहले बस इतना ही बताओ, तुम सरल जवाब करो। टी स्क्वायर है, प्लीज चेक कर लीजिएगा पोजीशन, मैंने चेंज किया है क्योंकि Sir, done. डन। Yes, sir, done. हो गया सर। ओके Yes, sir. कर लिया, Done. किसका हो गया? Sir, done. सर डन। क्या दिया है? पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स पोजीशन वेरीज एज दिस। सो एज वी हैव डिस्कस्ड, position vector can be expressed in terms of x and y coordinate as xi cap plus yj cap because motion is in 2 dimension. Put the value of x and y coordinate t square plus 3t I cap
and 2t minus 1 j cap. Yes, sir. We can get the velocity by simply differentiating position vector with respect to time. So it is 2t plus 3 I cap plus 2. Differentiation of t is 1 and 1 is 0 meter per second. अच्छा, अगर हमसे स्पीड पूछी जा रही है, स्पीड, तो स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Yes, sir. सिंपल इसका मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, 2t plus 3. वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही स्पीड देगा, है ना. मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना. तो दिस इज द आंसर फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ओके, so this is velocity vector. Acceleration vector is rate of change of velocity. So differentiate it once again. So it is 2 I cap plus 0 j cap. तो लिखने की जरूरत नहीं है, it is 2 I cap meter per second. ठीक है, पोजीशन वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया. We have got the acceleration vector also. इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? जो वेलोसिटी वेक्टर है, वी विल पुट द वैल्यू t इक्वल टू 0 इन वेलोसिटी वेक्टर, राइट? Yes, sir. सो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 2t plus 3i cap 2j cap. So t equal to 0, it is 3i cap plus 2j cap meter per second. Yes. Put the value of t equal to 0, so 2t will become 0. It is 3i cap 2j cap. This is the velocity vector at t equal to 0, which is also called initial velocity. Whenever we will be asked the initial velocity, है ना, then we will always consider equal to 0. ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का, छोटी छोटी बातें हैं, गड़बड़ मत करिएगा. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. बच्चों 2D मोशन में या 3D मोशन में ट्रैजेक्टरी किसे कहते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है ट्रैजेक्टरी. कैसे? ट्रैजेक्टरी बोलते हैं पाथ को, है ना, पाथ, और वी कैन ऑल्सो से लोकस. तो ट्रैजेक्टरी इज नथिंग बट द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल, है ना. जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है, सपोज ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस पाथ, सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, है ना. पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, है ना, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. ध्यान रखिएगा, पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी. सपोज आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया फ्रॉम द ग्राउंड, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस, सो बॉल विल मूव इन ए कर्व लाइक दिस. So this is the path followed by the ball, which is called trajectory. In terms of mathematics, in coordinate, we also call it locus of the particle. Locus followed by the particle. तो locus क्या है, path क्या है, trajectory क्या है? बच्चों तीनों एक ही बातें हैं मोशन के दौरान. तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्या मतलब है? इसका मतलब है जिस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है, जिस लोकस पे पार्टिकल चल रहा है, उसकी इक्वेशन चाहिए. अब मान लीजिए बच्चों XY प्लेन में पार्टिकल चल रहा है, XY प्लेन में पार्टिकल चल रहा है, तो किसी भी कर्व में पार्टिकल जा रहा है, तो इस कर्व की एक इक्वेशन होती है, अपनी इक्वेशन होती है, जिसे आप y और x में लिख सकते हो. जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला की इक्वेशन होती है ना. जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. ऐसे तो स्ट्रेट लाइन, इसका कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो अगर किसी का लीनियर इक्वेशन है वो x और y में, तो ये स्ट्रेट लाइन लोकस हो जाएगा, ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होगा. मतलब जितने भी वन डायमेंशन मोशन होंगे उन्हें आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो. किसी कर्व में पार्टिकल में मोशन हो रहा है तो कर्व की इक्वेशन होगी, जैसे पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन हो सकती है ये, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. ये सर्कुलर पाथ की इक्वेशन होती है बेटा, सर्कल. तो कैसे निकाला जाए? कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर पार्टिकल XY प्लेन में मोशन कर रहा है तो रिलेशन बिटवीन x एंड y विल गिव अस द ट्रैजेक्टरी. या आप ये कह सकते हो x और y में जो रिलेशन होगा वही ट्रैजेक्टरी होगा, उसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं. अगर YZ प्लेन में पार्टिकल मोशन कर रहा है
तो y और z में जो रिलेशन होगा उसे ट्रैजेक्टरी कहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, ठीक है। तो ट्रैजेक्टरी बस सिंपल, अगर एक्स वाई जेड 3D में मोशन हो रहा है बेटा, तो एक्स वाई जेड तीनों में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ना। ध्यान रखिएगा, टाइम को एलिमिनेट करके एक्स और वाई और जेड में जब हम रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो उसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी क्या होता है बेटा? ट्रैजेक्टरी इज द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, है ना। ट्रैजेक्टरी इज नथिंग बट द path followed। सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस की तरह है, बस इसका मैग्नीट्यूड नहीं होता। डिस्टेंस बेटा एक मेजरमेंट है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है। ट्रैजेक्टरी रास्ता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ट्रैजेक्टरी। हाँ मतलब सर वही कह रहे हैं कि मतलब बस मैग्नीट्यूड नहीं है इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हो लेंथ, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ट्रैजेक्टरी बट नॉट एग्जैक्टली द डिस्टेंस। इट इज सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा ऊपर। ओके 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 बेटा, ओके। सर ये समझा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ इस करके लिखा है, थोड़ा समझाना क्या है, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसी कर्व होती है जैसे पॉलिनोमियल टाइप इक्वेशंस रहती हैं तो ये कर्व होती हैं, जैसे कि ये सर्कल होता है, ये पैराबोला होता है। ये तो 11th की मैथ से कोऑर्डिनेट आप आगे पढ़ोगे इसको पार्थ। अच्छा वही सब पढ़ा नहीं कोऑर्डिनेट। हाँ, तो अभी आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि सर्कल कैसे आया, अगर चाहो तो याद कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अगर लिखा है, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आप लिखवाना चाहते हो। ये सर्कल की इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन अगर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी इक्वल नहीं है, ये इलिप्स होता है। इस तरह का रिलेशन है तो इलिप्स होता है बेटा कर्व इसका, इस तरह से इलिप्स कह सकते हो। ये सर्कल है, ये स्ट्रेट लाइन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या मैं बल्कि जनरल लिख देता हूँ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये पैराबोला होते हैं दोनों के दोनों। सर ये ए बी सी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा ना? हाँ कांस्टेंट, ये पैराबोला होते हैं। ये वाला जो पैराबोला होता है वो या तो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है। ये वाला जो पैराबोला होता है या तो ऐसा बनता है या ऐसा बनता है। अगर स्क्वायर वाई में है तो ओपनिंग एक्स में होगी, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में। अगर स्क्वायर क्वाड्रेटिक एक्स में है तो ओपनिंग या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी। ये भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में आप आगे पढ़ते हो डिटेल में, ठीक है। तो बस इतनी चीजें आपको जाननी है। लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन कर्व को रिप्रेजेंट करता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह की इक्वेशन एक एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर लिखी हैं तो पैराबोलिक कर्व को, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर एक्स में क्वाड्रेटिक है तो ओपनिंग अपवर्ड या ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और अगर वाई में क्वाड्रेटिक है तो ओपनिंग राइटवर्ड या ओपनिंग लेफ्टवर्ड होगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी। ये मैथ्स का, प्योरली मैथ्स का पार्ट है, जहां यूज होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। फिर भी आपने कहा तो मैंने एक बार इसको बता दिया। हमारा टारगेट है हाउ टू फाइंड द इक्वेशन, नॉट हाउ टू जज, हाउ टू ट्रेस द इक्वेशन। यस बेटा सुप्रीत। सर आप एक बार ये ट्रैजेक्टरी मोशन की डेफिनेशन बता सकते हैं? Simple one line definition: trajectory of a particle is nothing but the path followed by the particle during the motion. That's it. ठीक है सर। I repeat, trajectory of a moving particle is the path followed by the particle during the motion. ठीक है? यस सर। चलिए, तो अगर मैं कह दूं कि if या find out equation of trajectory of following particles moving in xy plane whose position
वेरीज एज, कई क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। नंबर 1, 2t प्लस 3t, 2t कॉमा 3t प्लस 1, 2t स्क्वायर 3t प्लस, चलो 3t प्लस 3, t स्क्वायर कॉमा t क्यूब, a sin t कॉमा b cos t, a cos t, a sin t कॉमा b cos t। ये बेटा अलग अलग सवाल हैं। अगर पार्टिकल की पोजीशन ये है तो ट्रैजेक्टरी बतानी है, और a sec t कॉमा b cos sec t, b tan t। सर एक करके बता देंगे। एक अभी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, दो बताऊंगा, एक नहीं बताऊंगा। जैसे फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले ये वाला कौन सा, ये एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो ये फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स हो गया 2t Yes, प्लस sir. 2t और y हो गया 3t प्लस। इससे ज्यादा सरल सवाल नहीं है। आठवीं के बच्चे को बिठा दो, तुरंत समझ जाएगा। तुम तो 11वीं के हो। टाइम को एलिमिनेट करना होता है, आई रिपीट, टाइम को एलिमिनेट करना है और एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 t की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू एक्स बाई 2, और पुट इक्वेशन नंबर 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2, तो 3x बाई 2 प्लस 1, t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन है। बस ये निकालना है। बस हो गया, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। क्या सेकंड पार्ट मुझे बताने की जरूरत है? नो सर, अब निकल जाए। तो ये सारे No, आपको sir. करने हैं। चलो, सेकंड थर्ड एक जैसे हैं। सेकंड थर्ड करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट। टाइम को एलिमिनेट करना है बस। सर थोड़ा जूम इन कर दीजिए, मतलब जूम आउट। अच्छा लो, यस सर। करिए करिए, मैं 2 मिनट में बस आपसे बात करूंगा। सर डन ऑल।
सर आपका माइक ऑफ है। जी बच्चों, आगे क्या? Yes, sir. यस सर, सारे हो गए। सारे मतलब 6 पूरे 6? यस सर। अरे वाह। और कोई जिसने 6 के 6 कर लिए? वेरी गुड। 2t² कॉमा t प्लस 3, इसका क्या आएगा? x है 2t², y है t प्लस 3। तो यहां से t को निकाल लो, y माइनस 3, और यहां पुट कर दो। तो ये आ जाएगा 2y² प्लस 9xy। तो ये पैराबोला आ जाएगी, क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक कर्व हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्ट्री है, ये पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इज ओके? यार बोला करो जोश के साथ, Yes, sir. इंटरेक्शन होना चाहिए। Yes, हम sir. बोलते रहते हैं, हम भी बोलना बंद कर देंगे। जाओ। हाँ। सर अगर वाई स्क्वायर के टर्म पे निकालिए तो? किसके? वाई स्क्वायर के टर्म में। ये क्या हमारे हाथ में है? जिसमें स्क्वायर निकलेगा उसमें वाई का स्क्वायर निकला है, जब एक्स का निकलना होगा तो एक्स का निकल आएगा। हम अपनी मर्जी से थोड़े ना निकाल सकते हैं कि किसी का और कर दे। चलो इसमें करते हैं। t² t³, तो 2t² और t³ कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो देखो x है हमारा 2t² और Yes, y sir. है हमारा TQ. t³। कहीं से भी निकाल लो, जैसे यहाँ से t निकाल लिया मैंने, तो y की पावर 1/3 हो जाएगा t यहाँ से, यस। और इसमें पुट कर दिया। तो x इक्वल टू 2t, y की पावर 1/3 माइनस 1/3, सॉरी 1/3 है का स्क्वायर। पावर्स के ऊपर पावर होती है तो पावर प्रोडक्ट में हो जाती है, तो y की पावर 2/3 ये हो जाएगा। या आप चाहो तो होल क्यूब कर लो बोथ साइड, तो x³ इज इक्वल टू 8y², ये भी कह सकते हो। बच्चों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं खुद को ही पढ़ाया जा रहा हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर ये भी किसी की क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल इक्वेशन है बेटा, 100% है। सर बस दूसरे टर्म पे निकालिए। ये दिखने में ऐसे ही होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसी बनेगी रवि। ये जब ग्राफ पढ़ोगे अभी तब पता चल जाएगा। ये सर देखी नहीं ना हमने। अरे आती है, सब पढ़ाई जाएगी तुमको, वाई के सब देखने को मिलेगा। अभी तो तुमने बहुत बेसिक देखा है ना। आओ देखो इसमें बताओ क्या आएगा प्यारे बच्चों। a sin t b cos t, y इक्वल माइनस x cot x। a sin t b cos t, ये किसी a cos t, ये बताओ अगर किसी ने किया। गलत जवाब है, टाइम एलिमिनेट करना है। सर y इक्वल माइनस x अपॉन a। गलत जवाब है। सर cot x बोल। सर y इक्वल टू a cos ब्रैकेट में sin इनवर्स x बाय। हाँ ये कह सकते हो, और सिंप्लीफाइड वे में लिखो, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। देखो टाइम, अगर तुम क्या नाम तुम्हारा पार्थ, अगर डिवाइड कर रहे हो तो फिर टाइम हटेगा ही नहीं। टाइम हटाना है तो देखो, जब साइन थीटा और कॉस थीटा होता है और हटाना होता है टाइम को, तो एक बड़ा फेमस रिलेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस सर। तो बस थीटा की जगह t कर लो, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू 1। तो साइन देखो x इज इक्वल टू है a sin t, और y इज इक्वल टू दिया है b कहाँ है, a cos t। तो sin t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन a का स्क्वायर, cos t की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन a का स्क्वायर। देखो ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1। a स्क्वायर कॉमन लेके उधर भेज दो। इसका मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कल की इक्वेशन है। यानी ये जो मोशन तुम देख रहे हो ना, इट इज अ सर्कुलर मोशन। पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है गोल गोल, और ये सर्कुलर मोशन के पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहे जाते हैं, है ना। तो ये देख रहे हो, आपको बस कुछ नहीं करना, मैथ्स लगानी है। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन निकालना इज सिंपल मैथमेटिक्स, जस्ट एलिमिनेशन ऑफ टाइम इज नीडेड। टी का एलिमिनेशन करना है, जो गणित लगानी है वो गणित लगा दो। इसी तरह से किसकी थी सर? क्या ये थर्ड वाली से किसकी थी सर? थर्ड वाली तो ऐसे ही नॉर्मल कर्व मोशन है, लाइक दिस। अच्छा।
कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं, ये स्टैंडर्ड है तो बता दे रहे हैं। सर ऐसा नहीं कर सकते टी इक्वल साइन इनवर्स एक्स अपॉन नहीं करके दूसरे वाले में पुट कर दो? कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर दो, फिर यहाँ पुट कर दो ए कॉस, जैसे कि रवि ने बताया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका जब सिंप्लीफिकेशन करोगे ना तो फाइनली यहीं पहुंच जाओगे आप। ये भी सिंप्लीफाई होगा ना साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले से। जैसे अगर आपको याद हो तो ए कॉस साइन इनवर्स को जब कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते थे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आता था। फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हट जाएगा, तो ये कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हट जाएगा तो ए रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर होल स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहीं पहुंच जाओगे बेटा। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि क्यों हम ये गंदा वाला मेथड लगाएं। अभी हमारे 10वीं के बच्चों ने साइन इनवर्स पढ़ा ही नहीं है, इसलिए इनवर्स वाला मेथड नहीं बताया हमने। वो मेथड बताया जो हमारे 10वीं वाले भी समझ जाए बेचारे। क्यों बे, हाई स्कूल वालों समझ गए ना, ये वाला फॉर्मूला तो जानते हो ना, सबने 9th में पढ़ा। हाँ, यस सर। पढ़ाते वक्त मैं ये विशेष ध्यान रखता हूँ कि वो तरीके बताए जाएं जो सबसे आसान है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके हो सकते हैं, पर जो क्लास बैठी है उस क्लास को कौन सा तरीका समझ में आएगा, ये एक टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस तरीके से ले जाए। किताबों में और टीचर में यही तो अंतर है, किताबें भी सब लिख देती हैं लेकिन वो पढ़ने वाले के बारे में थोड़े ना सोचती हैं कि उनको पढ़ने वाला कैसा है। टीचर क्या है, किताबों को पढ़कर उसको सही तरीके से आपको बताता है। ठीक, आ जाओ, ये सब ज्ञान की बातें फिर कभी देंगे जब तुम लोग ऑफलाइन आओगे, अभी सब पढ़ाई की बात कर लेंगे। आ जाओ भैया, इसको तो यार कर दो, कम से कम 2 तो कर दो यार, कुछ तो आत्मा को मेरी शांति मिले। सर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए सर एक एलिप्स आएगी। बी स्क्वायर एलिप्स तो आएगी, पर ये बताओ इक्वेशन क्या आएगी। सर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सभी वाई लोग सही स्क्वायर बोल अपॉन रहे बी हैं, सभी लोग सही स्क्वायर। बोल रहे हैं। ए साइन टी कॉमा बी कॉस टी है बेटा, तो एक्स हो गया ए साइन टी, तो साइन टी की वैल्यू आ गई एक्स अपॉन ए, वाई की वैल्यू है बी कॉस टी, तो कॉस टी की वैल्यू आ गई वाई अपॉन बी। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक्स हो जाएगा, ये कॉस टी हो जाएगा। तो ये ए और बी इक्वल नहीं है तो ये एलिप्स हो जाएगा बेटा, एलिप्स है ना। अगर ए बी से बड़ा है तो ऐसा एलिप्स बनेगा। पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा होगा, एलिप्टिकल मोशन, जैसे कि प्लैनेट हमारे सन के चारों तरफ मोशन करते हैं, वो एलिप्टिकल मोशन करते हैं। अगर बी बड़ा होगा, बी ग्रेटर देन ए होगा तो एलिप्स ऐसा बनेगा। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो एलिप्स ऐसा बनेगा। फोटो देखने में ऐसी बनती है बेटा। ये जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो केपलर्स लॉ वगैरह पढ़ाएंगे, तब उसमें हम बात करेंगे, है ना। यस सर। सर 6th वाले बस माइनस हो जाएगा इसका। हाँ, तो उसे हाइपरबोला बोलते हैं। 6th वाले के पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या थे, ए सेक टी और बी टेन टी, बी टेन। सेक और टेन में रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। याद है। यस सर। ये x के इक्वल है। अब मैं क्या सेक थीटा का सेक आएगा x अपॉन a का स्क्वायर आएगा, यस ये y अपॉन b का स्क्वायर आएगा। देखो x इज इक्वल टू a सेक t लिखोगे, अरे लिख ही देता हूँ, तुम लोग का मेरे को भरोसा नहीं रहता, कहाँ तुम ना समझ पाओ। सर थोड़ा भरोसा करिए सर। यस सर, आ गए। सब कुछ बताना पड़ता है यार। सेक t इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन a यहाँ से, और tan t आ जाएगा a अपॉन b। तो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई, अगर प्लस है बेटा तो एलिप्स होता है, और माइनस है तो ये हाइपरबोला की क्वेश्चन होती है, हाइपरबोला। ये एक रह गया था वहां पे, मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर एक हाइपरबोला भी होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या वाई स्क्वायर बाई कुछ भी वॉट एवर बी स्क्वायर माइनस एक्स, कहीं भी माइनस लगा सकते हैं तो 1। इसका शेप क्या होता है? ऐसा दिखता है, ऐसे पैराबोला जैसा दिखता है, पर होता थोड़ा अलग है ना।
इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनता है। ये हाइपरबोला है ना। ये 11th की पूरी मैथ्स यही सब तो पढ़ने वाले हो पूरी 11th में, कोऑर्डिनेट। तो बच्चों सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं और तुम लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से इसी में सब ट्रैजेक्टरी समझ ली होगी। कैसे ट्रैजेक्टरी होती क्या है बेटा? पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जिस पाथ पे पार्टिकल चलता है उसी को ट्रैजेक्टरी कहते हैं। यस या नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। और ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? टाइम Sir, टाइम को एलिमिनेट करते हैं। सर टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं उसको। हाँ, वेरी गुड। अब देखना ये वाली तुम लोग गलत कर दोगे, गलत रॉन्ग करने वाले हो तुम, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा बताना जरा, अगर मान लो ये दिया है 2a sin t और a sin t +3, तो ट्रैजेक्टरी क्या होगी? ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन होगी, सर्कल होगी, पैराबोला होगी या एलिप्स होगी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या लगता है देख के, क्या कितने लोगों को लगता है कि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए? सिर्फ देख के बताओ, फर्स्ट इंप्रेशन क्या है क्वेश्चन का? क्या स्ट्रेट लाइन आना चाहिए? हाँ? Yes, sir. आना चाहिए। आना चाहिए। सर स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल हो सकती है, सर्कल लग अबे Yes, अभी sir, तुमने straight देखो जो line. साइन वाले किए, साइन और कॉस वाले किए तुमने, इतने सारे में देखो स्क्वायर आया, सर्कल आया, हाइपरबोला आया, Yes, sir. एलिप्स आया, तो तुम्हें लगता है स्ट्रेट लाइन आ सकता है? सर पैराबोला। नहीं sir, ठीक। तुक्के नहीं मारने। चलो अब सॉल्व करके बताओ। अभी तो मैं पूछ रहा था कि मन क्या कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन देख के। सर हाइप सर y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 3 है। y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 3 है। ओके, सर गलत है। y इज इक्वल टू, सर y माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 3 है। शायद सही है। क्या आया? स्ट्रेट लाइन आया? Sir, straight line है। यस तो सर मैं बस ये कह रहा था, अक्सर बच्चे साइन कॉस देख के उन्हें ये लगता है पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो जल्दीबाजी में वो उनको स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन तो सही लगता ही नहीं है। लेकिन अगर वो ध्यान से देखें तो 2a sin t है और y इज इक्वल टू a टाइम्स sin t प्लस 3 है। तो यहां से sin t की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से निकालूं तो x अपॉन 2a आ रही है और इसमें पुट कर दे रहा हूं x अपॉन 2a प्लस 3। तो यहां से ये आ रहा है x बाई 2, a को मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3। तो कहीं ना कहीं आप देखिए स्ट्रेट लाइन आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप आ गया। यानी आप ये मत सोचना कि जैसे मान लो यहाँ पर है पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, इसमें आपको दिख रहा है कि यार ये पॉलिनोमियल टाइप है तो कर्व इक्वेशन आएगी, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। ऐसा मिसकंसेप्शन दिमाग में मत लाना। कभी कभी टाइम में पॉलिनोमियल होता है पर वो लोकस स्ट्रेट लाइन ही आता है। जैसे आप हार्मोनिक मतलब साइन के साथ वेरी कर रहे थे कोऑर्डिनेट, बट स्टिल लोकस जो है वो स्ट्रेट लाइन ही आ रहा है। ऐसे जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं, मैं कहूँ x जो है वो t² प्लस 3
3 है और जो y है वो 2t स्क्वायर प्लस 4 है, तो ये लोकस कैसा आएगा? तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से टी स्क्वायर आ जाएगा x माइनस 3 और y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4 है, तो इसमें मैं टी स्क्वायर को पुट कर देता हूँ, तो 2t स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 3 प्लस 4 एंड वी विल फाइनली गेट 2x माइनस 6 प्लस 4, तो माइनस 2। तो आप देखो ये भी एक स्ट्रेट लाइन लोकस, Straight line. यस सर। तो जबकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्वायर और क्यूबिक ऐसे कुछ दिख सकता है, देखते ही बच्चे बोल देते हैं। अगर मैं दो ही ऑप्शन दूं, स्ट्रेट लाइन या कर्व, तो 90% भारतीय इसको कर्व टिक कर देंगे, है ना। तो मैं ये दो क्वेश्चन आपको इसलिए बच्चों दिखाना चाह रहा था कि आप जल्दबाजी में गलत जजमेंट ना कर बैठे, गलत क्वेश्चन ना कर बैठे। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है ग्राफ के पहले का 1D मोशन, बल्कि ये 3D 2D मोशन है। और मैंने जो शीट दी है शीट नंबर 2, उसमें जो क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये पार्ट पढ़ाया है। वैसे ये 2D और 3D मोशन का हिस्सा है। 2D और 3D मोशन हम ग्राफ के बाद पढ़ेंगे, जिसमें छोटे छोटे 2 चैप्टर हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन, एक रिलेटिव मोशन और एक मिक्स्ड दोनों का 3D मोशन। लेकिन फिलहाल मैं 2D और 3D इतना ही पढ़ाऊंगा आपको, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। इसका यूज जैसे जैसे, क्योंकि इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे जैसे आगे चैप्टर्स आएंगे प्रोजेक्टाइल और रिलेटिव में, वैसे वैसे आपको इसका और यूज दिखता जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल एनालिसिस के साथ, लेकिन उससे पहले बहुत ही सावधानी ये कि बच्चों ग्राफ पढ़ने से पहले ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ 1D मोशन पढ़े। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर जेई एंड नीट। 3 चीजें आनी चाहिए। एक तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, मैं अभी ग्रुप पे वीडियोस डाल दूंगा। मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा। दूसरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ये नहीं पढ़ाया इंटीग्रेशन के दौरान, ये नहीं बता दिया, कल बताऊंगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है, ये मैं सारे हाई स्कूल के बच्चों को बताना चाहूंगा कि ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कल मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। और तीसरी चीज स्लोप क्या होता है किसी कर्व का, स्लोप ऑफ ए कर्व। इन चीजों का भयंकर इस्तेमाल होने वाला है एंड डेफिनेशन पार्ट। तो जिन बच्चों ने वो डिफरेंशिएशन के 1-1 घंटे के 2 लेक्चर हैं वो मेरे से अटेंड नहीं किए हैं, और अगर आप हाई स्कूल पास करके आए हैं तो आप 100% वो लेक्चर देख लीजिए। और अगर कोई इंटरमीडिएट करके आया है और उसे लगता है कि वो वीक है स्लोप और ये सब, उसको इंटरेस्टेड है, तो वो देख सकता है। वरना मैं मान के चलता हूँ कि अगर कोई इंटरमीडिएट कर चुका है तो फिर उसे पक्का ही चीजें पता होंगी। बट हाई स्कूल वाले बच्चे को वो लेक्चर जरूर देखना चाहिए। बट अगर कोई दूसरा भी देखना चाहता है तो ग्रुप पे मैं लेक्चर्स दोनों डाल दूंगा डिफरेंशिएशन के, और आप उनको देख सकते हैं, ताकि ग्राफिकल एनालिसिस आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं बहुत ही डिटेल में 2 क्लास 3 क्लास बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और फिर ये 1D मोशन वाला चैप्टर जो होगा ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, और 1 शीट कब तक चलेगा? वो जो 2 शीटें काइनेमेटिक्स को भी टाइम लगेगा 15 दिन कम से कम। जो मैंने 2 शीटें भेजी हैं बच्चों 1D मोशन की, दोनों पूरी कंप्लीट कर लीजिए। कोई डाउट है तो आप इकट्ठे कर लीजिए, मैं 2-3 दिन में डाउट क्लास लूंगा 1D खत्म करने के तुरंत बाद। यस सर, वो शीट भेज दीजिएगा, दोनों भेज देंगे सर यस सर, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, तो उसमें अगर सर दोनों कोऑर्डिनेट्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर फंक्शन सेम हो तो हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन हमेशा। कह सकते हो, लेकिन उस पर भी डिपेंड करेगा थोड़ा सा। मुझे लगता है जैसे मान लीजिए यहाँ sin t है और यहाँ sin 2t कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ सर, वही कह रहे, फंक्शन एकदम सिमिलर हो तो कह सकते हैं। हाँ, तो कह सकते हो। अगर उस फंक्शन के अलावा बाकी सब कांस्टेंट टर्म है तो कहीं ना कहीं मैं भी मानता हूँ कि स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.